हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर और हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। आरटी एकेडमी यूट्यूब पे एक शानदार सा चैनल है। मानकर चलिए कि आपको क्लास 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर्स मिलेंगे और ये समझिए कि बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टिव कवरेज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो सेशन ही से प्रॉब्लम्स पे होगा। तो जो आप सवाल नहीं लगा पाते हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, वो प्रॉब्लम भी आप भी दूर करा देंगे। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए आरटी एकेडमी को, और सब्सक्राइब करने के बाद खुशियों को बांटिए, थोड़ा बहुत शेयर करिए, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टॉपिक डायमेंशंस चल रहा था। डायमेंशंस का अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो कई सारी डायमेंशंस हम निकाल कर रुक गए थे। लेक्चर को कंक्लूड कर दिया था और ये कहा था कि बहुत सारी ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस निकालना बाकी है और वो डायमेंशंस कुछ लेक्चर्स में निकाली जाएंगी। एक दिन के अंदर सारी डायमेंशंस आपको थोप देना अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्लास 12th में आएंगी लेकिन पेपर में पूछी जाती हैं 11th में। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो 11th में कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद आएंगी। इंट्रोडक्शन ही पहली बार क्वांटिटी का होगा लेकिन उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यह दो तरीके हैं, या तो सारा चार्ट बनाकर ला के दिया गया और थोप दिया गया आपके ऊपर कि याद कर लीजिए, और या तो उन एक एक डिफरेंट क्वांटिटीज को ठीक ठाक तरीके से इतना एक्सप्लेन कर दिया जाए कि आप उनके फॉर्मूलाज और उनकी डायमेंशंस याद कर लें और आपको अंधों की तरह रटने की जरूरत ना पड़े। आपके पास एक लॉजिक, टॉपिक का बैकग्राउंड, उसके थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर हो ताकि आप थोड़ा बहुत उसको आत्मसात कर पढ़ें, सब कर लें और उसके बाद मेहनत से उसको अगर 2-3 बार रिवाइज करें तो आप उसे मगअप भी कर पाएंगे और दूसरा अच्छी तरह से वो समझ आने के बाद जल्दी से याद हो जाएगा, मेमोरी में फेड नहीं होगा। कहानी को शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बाय टाइम पीरियड। क्लियर है मेरी बात? ये कैसे आता है सर ये फॉर्मूला? हमने बचपन में पढ़ा तो है पर ये फॉर्मूला कैसे आता है नहीं पता है। तो चलो देखो, टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम जितनी देर में एक ऑसिलेशन हो। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? 1 सेकंड में 1/t ऑसिलेशंस होंगे और 1 सेकंड में होने वाले ऑसिलेशंस को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलने लग जाते हैं। न्यू इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं कहूं व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फ्रीक्वेंसी, तो डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हुए हम लिखेंगे 1 डायमेंशंस ऑफ टाइम। टाइम की डायमेंशन देखें बेटा ऊपर चली जाएगी तो ये पावर -1 हो जाएगा और मैं ओवरऑल mLt के फॉर्म में डायमेंशन लिखूं तो m0L0t की पावर -1। ये बेटा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई, मैथमेटिकल एक अच्छी सी डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। क्लियर? आ गया है बच्चों? पावर लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी किया था, वर्क डन किया था। पावर करने की बारी अब है। पावर को कैसे लिखा जाता है? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब ये है कि t सेकेंड्स के अंदर अगर W जूल वर्क कर दिया जाता है तो 1 सेकेंड के अंदर W/t जूल किया जाएगा और 1 सेकेंड में किया जाने वाला वर्क डन कहलाता है पावर। ठीक है ना? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, और ये वर्क डन पर यूनिट टाइम कहलाएगी आपकी पावर। एकदम सिंपल है। अच्छा है, आओ देखो क्या करें। तो पावर का मतलब हुआ वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की डायमेंशन का मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। अब वर्क की डायमेंशन हम लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं तो बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सेट हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो मैं रिकॉल करा देता हूं।
कि वर्क डन की जो डायमेंशंस होती हैं उनका फॉर्मूला होता है mL2T-2, और ये कहां से आता है? तो सबको होता है वर्क डन का फॉर्मूला F × D होता है, फोर्स की डायमेंशन mLT-2 होती है, और D डिस्प्लेसमेंट L है, मल्टीप्लाई करोगे mL2T-2 बन जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट mL2T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम की डायमेंशन तो सिंपल टाइम है, ठीक है ना। ये टाइम ऊपर जाएगा तो बच्चे क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, mL2 ये t की पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, ऐड होकर बना देगा t की पावर -3। तो पावर की डायमेंशन आ गई mL2T-3। याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, काम आती है। अच्छा सर आगे देखें, टॉर्क की बातें करें। व्हाट इज टॉर्क? तो दुनिया वाले टॉर्क को कहते हैं घुमाने का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। वैसे तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ना बोलकर ये कहना चाहिए कि कॉज ऑफ रोटेशन, क्योंकि कोई भी बॉडी रोटेशन मोशन जब करती है तो उसके रोटेशनल मोशन को स्टार्ट या बदलने, चेंज करने का काम ये टॉर्क किया करता है। क्या है ये टॉर्क, वो बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है और वो किसी एक पॉइंट से पाइवोटेड है। पाइवोट होने का मतलब है कि उसको हिंज कर दिया गया है, गाड़ दिया गया है, वो अब चल नहीं सकती। ये जो पीला पीला पॉइंट आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसके अबाउट वो हिंज हो गई है। मैंने कहा कि दिस इज नथिंग बट द हिंज। ठीक, अब ये हिंज के बाद ऐसा किया जा रहा है कि इसके ऊपर यहां पर फोर्स लगाई जा रही है। तो लॉजिकली आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे कील गाड़ दी गई है, ये मूव नहीं करेगा, ये आगे की तरफ ट्रांसलेट नहीं करेगा, लेकिन ये तय बात है कि ये गोल इस तरह से घूमेगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जो समय के साथ बदलती रहेगी। अगर आप फोर्स लगातार लगाते रहेंगे तो इसके घूमने की वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, वो बढ़ती रहेगी। ये फोर्स अगर हम गलती से यहां लगा देते, इस पाइवोट पे लगा देते, तो आप सब जानते हैं कि इस पाइवोट पे लगने वाली फोर्स इसे घुमाने में सक्षम नहीं होती। तो ये जो घुमाने का इफेक्ट है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। वन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और दूसरा ये कि वो इस पाइवोट या सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर पर लग रहा है। ठीक है ना, कितनी दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने फोर्स लगा रखी है। मैंने कहा कि मान लीजिए r सेपरेशन पे लगा रखी है, ये जितना ज्यादा r में कर दूंगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। इसका बेसिक एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं कि आपके घर के आसपास में कहीं हैंडपंप लगा होगा, उस हैंडपंप में आप देखें इस तरह का एक हैंडल लगा होता है और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये घूमता रहेगा। आप इसे यहां से फोर्स लगा के ऊपर या नीचे की तरफ मूव कराते हैं तो ये हैंडल आराम से घूम जाता है, और जब आप इसे बिल्कुल एंड से घुमाते हैं जहां पर ये हिंज है, अगर इस हिंज के पास मूव कराते हैं तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने पर भी मूव नहीं करता है। जितना ज्यादा हिंज से दूर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा घुमाने का इफेक्ट बढ़ जाएगा, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज टॉर्क। और टॉर्क का जो बेटे फॉर्मूला है आपके लिए, दैट इज नथिंग बट r × f × sin थीटा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितनी दूरी पर फोर्स लगाया वो दूरी इनटू फोर्स इनटू sin थीटा। sin थीटा क्या है? मान लीजिए कि ये वो r वेक्टर है कि कहां फोर्स लगाया और कहां पाइवोट, उनके बीच की लाइन। यार इनके बीच का एंगल कितना है? तुम्हें अभी 90 दिखाई दे रहा है। हो सकता था मैंने फोर्स ऐसे टेढ़ी सी लगाई होती तो एंगल बदल जाता, तो जो भी एंगल हो जाता हमें वो एंगल लेना पड़ता। इसलिए ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, कितने एंगल पर फोर्स लग रही है, क्या दूरी है और क्या फोर्स है। अब अगर डायमेंशंस की बातें करनी हो तो लॉजिकली इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नथिंग बट डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस के केस में sin थीटा, cos थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो टॉर्क की डायमेंशन अगर लिखनी हो तो हमें लिखना चाहिए डायमेंशंस ऑफ r यानी डिस्टेंस का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ऐसे लिखना चाहिए। आप जब बेटे इसे लिखेंगे तो L लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, चाहे उसको r बोलो, d बोलो, व्हाटएवर यू से, है तो वो डिस्टेंस ही मतलब लेंथ ही है, और फोर्स चाहे जिस भी प्रकार की हो फोर्स ही होती है। तो लिखेंगे mLT-2, एंड यू सी कि जो टॉर्क का डायमेंशन आ गया वो mL2T-2 आ गया। और आपको ये देखकर इस बात पर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि सर mL2T-2 तो हमने एनर्जी की भी यूनिट पढ़ी है और वर्क की भी यूनिट पढ़ी है। तो आप पाएंगे कि वर्क एंड टॉर्क
ठीक, दोनों की डायमेंशंस ml2 t-2 है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज एक नहीं है। डू नॉट थिंक कि इस प्रकार की दो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस एक ही है जरूरी है कि वो एक ही क्वांटिटीज हो, ऐसा नहीं। वर्क डन बेसिकली आपको बता रहा है मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि कितना एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफर हो गई, लेकिन टॉर्क बता रहा है कि क्या घुमाने का इफेक्ट है। डायमेंशंस आर सेम, लेंथ पर सेम टाइम्स डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पर सेम टाइम्स डिपेंड कर रहे हैं, मास पर सेम टाइम्स डिपेंड कर रहे हैं, पर ये दोनों क्वांटिटीज एक ही नहीं है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि दो क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज which have same dimensions, क्वांटिटी सेम नहीं है लेकिन दोनों की डायमेंशंस सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और आपका आंसर वर्क डन और टॉर्क तुरंत आ जाना चाहिए। आई होप आपको टॉर्क भी समझ आया, आई होप आपको इसकी डेरिवेशन कैसे हुई, कैसे डायमेंशन निकाली गई, और ये बात भी आपको समझ आई। अच्छा, वर्क डन की निकालने की जरूरत नहीं, आपको याद है। आगे देखो, व्हाट इज सरफेस टेंशन। कहानी बिल्कुल बदल गई है, फ्लूइड के अंदर हम आ गए हैं। तो आप YouTube पे सर्च करें या कहीं भी देखें, आपने पहले भी देख रखा होगा बचपन में भी, और कई बच्चों ने किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, कि आप एक स्टिल वाटर लें, घर में टैप वाटर लें, नल से पानी निकाल लें, किसी बर्तन में रख लें, उसको ठहरने दें। उसके बाद एक बहुत छोटी पतली नीडल पानी की सरफेस पर अगर हम जेंटली छोड़ दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, तो आयरन बीइंग डेंसर देन वाटर स्टिल वो डूबता नहीं है, वो सरफेस पर फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। उसका कारण ये है कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगती है। अब वो जितना ज्यादा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, उतना ज्यादा लोड वो सरफेस पर बेयर कर सकता है। इस वजह से भारी चीजें जिनकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, वो भी लिक्विड में नहीं डूबती हैं। लेकिन ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है, ये फिनोमेना बल्ब पर नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, उनके अपर सरफेस पर जो एक्सपोज्ड सरफेस है, उस एक्सपोज्ड सरफेस पर हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह सरफेस बिहेव करने लग जाती है, और वो प्रॉपर्टी कहलाती है सरफेस टेंशन। मान लीजिए कि आप किसी बर्तन में लिक्विड को ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए बाल्टी भरी रखी है, एंड यू लुक फ्रॉम अपसाइड, और आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक्सपोज सरफेस इस तरह की नजर आएगी। मैंने टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है, वो इसलिए कि किसी भी तरह की सरफेस हो सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखें, और आपने लिक्विड की सरफेस इस प्रकार से बना ली, ठीक है। तो उसको थोड़ा कलर भर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगे, हालांकि क्या ही रियलिस्टिक बना लेंगे। देखिए, ये अब देखें, आप इसमें एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करिए, कंसीडर लाइन विच इज हाईली इमेजिनरी। कोई मतलब नहीं, कोई लाइन बनी नहीं है, बस आप इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई लाइन है, और उस लाइन के चारों तरफ आप बहुत सारे पार्टिकल्स को देख रहे हैं। क्या पार्टिकल्स नहीं होंगे यहाँ पे? तो जवाब ये है कि जहां जहां सरफेस, वहां वहां लिक्विड, जहां जहां लिक्विड, तो लिक्विड है ही इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पार्टिकल तो काम कर ही रहे हैं। एक पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, और आप देखें कि सरफेस के पार्टिकल एक दूसरे को इतने हाई अट्रैक्शन की वजह से एक तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह खींच खींच के रखे हुए, जाने नहीं दे रहे हैं दूसरे से दूर। इस लेंथ, ये जो आपने लाइन मानी हुई थी, इस लाइन की लंबाई लेंथ आपने L मान रखी है, और जितनी फोर्स लग रही है, इस फोर्स का टोटल समेशन F है। मान लीजिए कि जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो L लेंथ की थी, और आपने F फोर्स लगाई, तो आप कहें कि L लेंथ के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर इन ऑल टोटल मिला के F फोर्स लगाते हैं। तो 1 यूनिट लेंथ अगर हम लोग लाइन की इमेजिन करते हैं तो कितनी फोर्स लगती? तो आप कहेंगे F by L फोर्स लगती है। दिस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब जब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल आया तो इसी क्वांटिटी को हमने नाम दिया सरफेस टेंशन।
क्या नाम दिया, सरफेस टेंशन। आप आइए भाई सरफेस टेंशन लिख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशंस वो होंगी जो कि फोर्स की डायमेंशंस होंगी डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ लेंथ होंगी। ठीक, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सबसे पहले तो F/L लिख लो और ये याद कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। फोर्स की डायमेंशन अगर तुम देखोगे तो लिखोगे MLT-2 बेटे, और उसके बाद लेंथ की डायमेंशन देखोगे तो L लिखोगे। आपको पता चलता है कि L से L तो सीधा कैंसिल हो गया, तो आप लिखोगे ML0T-2। लेंथ की जब डिपेंडेंसी बची ही नहीं तो उसकी पावर हो गई 0, काम खत्म, सरफेस टेंशन की डायमेंशंस आ गई। आसान। आगे बढ़ो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? जैसे मान लो कि किसी स्विमिंग पूल में तुम कूद चलो और उसके बाद तुम सोचो कि तुम उस पे आराम से चल लो और तुम चलने लगते हो, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि नॉर्मल एयर में जब एटमॉस्फेयर में चलते हैं आराम से चल लेते हैं, लिक्विड के अंदर चलना थोड़ा मुश्किल है। इसकी जगह आप चलने लग जाएंगे। जितना तेज आप चलेंगे, जितना तेज आप चलेंगे उतना ज्यादा मुश्किल आपको चलने में होगी। लिक्विड बेसिकली आप पर फोर्स लगाता है आपकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में और आपकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप किसी लिक्विड के अंदर कूद गए हैं, लेट अस से कि लिक्विड के अंदर इस प्रकार से कूद चुके हैं, ये लिक्विड है हमारा, और आप इसके अंदर कूद गए। आप जब इस लिक्विड में इस तरफ जा रहे होंगे तो फोर्स आप पर लिक्विड इधर लगा रहा होगा, इसी वजह से आपको चलने में परेशानी होती है। और अगर आप अपनी दिशा बदल के, डायरेक्शन बदल कर पीछे की तरफ जाने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स तो आप पर राइट पर लगने लगा। वेलोसिटी पहचानता है लिक्विड आपकी, आप जिस दिशा में भागेंगे फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा आप तेज भागने की कोशिश करेंगे आप पर फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, यानी कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ये जो बॉडी का मोशन अपोज करने की प्रॉपर्टी है पानी की, या पानी एक दूसरे पर फ्लो नहीं करना चाहता, ये चिपकने की प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? हालांकि जो रियल टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, जो ओरिजिनल फार्मूला है विस्कस फोर्स का, वो मैं डील नहीं करूंगा। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि एक स्टोक्स नाम के आदमी थे, उन्होंने इस विस्कोसिटी की फोर्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल काइंड ऑफ बॉल गिर रही है। ध्यान रखिएगा, मैं शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं कि स्फेरिकल, इसके अलावा स्टोक्स लॉ हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, स्टोक्स लॉ। तो ये स्फेरिकल बॉल गिर रही है, लिक्विड के अंदर आ चुकी है, और जब ये लिक्विड के अंदर आ चुकी है तो लॉजिकली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, आप उसको नाम दे दीजिए वेलोसिटी को। आपने इस वेलोसिटी को नाम दे दिया v। ठीक, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी जिसको हम लोग विस्कोसिटी की फोर्स बोलेंगे, अच्छी बात है। इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, उसको r बोलेंगे। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है बेटा, जो स्टोक्स लॉ ने बताया कि विस्कोसिटी की फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा r v। ये जो n को लंबा करके बना दिया है, इस सिंबल का नाम होता है ईटा, और सिंबल का नाम ईटा है। इस क्वांटिटी का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो ऊपर लिखा है। ठीक, तो हमें इस ईटा के बारे में जानकारी आपको देनी। तो चलिए ईटा के बारे में जानकारी देते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 पाई इज नथिंग बट अ प्योर नंबर, तो ये डायमेंशन लेस है, इसमें किसी प्रकार की डायमेंशन नहीं है। एंड इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द डायमेंशंस, 6 पाई का कोई मतलब नहीं, 6 पाई का मतलब नहीं है, तो हम फॉर्मूले में ईटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। r और v को फोर्स के नीचे भेज देते हैं, विस्कोसिटी की फोर्स डिवाइडेड बाय r टाइम्स v। तो बस आप फोर्स की डायमेंशन लिखिए, दैट इज mlt-2, डिवाइडेड बाय r की डायमेंशन लिखिए, दैट इज l। वेलोसिटी की डायमेंशन लिखिए, दैट इज l-1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो l-1। अब क्या करें, आप देखें l से l कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -1, t की पावर -2, तो -1 बचेगा। एंड यू सी कि आपके पास m, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 और t की पावर अगेन -1 बचा। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, इसका डायमेंशन आ गया। और आप याद रखिएगा, दुनिया में कुछ याद रहे ना रहे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद होना चाहिए। यदि ये याद नहीं रहा तो मान लीजिएगा कि आप बहुत कुछ गवा देंगे। पेपर में कैपिटल G और
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जी जान से पूछा जाता है और हर स्कूल इसे फॉलो करता है कि देता ही देता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो सरफेस टेंशन हमने किया बेटा, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसा मान के चलना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लिख लो, महा इंपॉर्टेंट, हाँ जोरदार, ठीक, बहुत ही जोरदार सवाल है, ये आता है पेपर में। अगली भी चीज देखो क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये खूबसूरत टर्म है, हमारे में पूरी एक यूनिट है जिसको हीट बोलते हैं, वहां ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लीजिए कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस व्हाटएवर कोई मटेरियल लिया, उस मटेरियल में आप कुछ टेंपरेचर का चेंज लाना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप टेंपरेचर का चेंज लाना चाहते हैं उतनी ज्यादा आपको उसमें हीट या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस इज नथिंग बट हीट, और ये क्या है, चेंज इन टेंपरेचर। क्लियर है मेरी बात? आपने ठीक है, ये तो लॉजिकल है, ज्यादा गर्म करना होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगली चीज देखो, आपसे कहा गया कि आपने सेम टेंपरेचर चेंज लाना है, 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को गर्म करना है। एक बार 1 लीटर पानी को गर्म करना है, एक बार 10 लीटर पानी को गर्म करना है। तो कॉमन सेंस में आ जाता है कि अगर टेंपरेचर का चेंज सेम लाना है और एक बार मास मैंने बढ़ा दिया, तो जब मैं ज्यादा मास लेकर आऊंगा तो कॉमन सेंस कि वो कंटेनर या वो मटेरियल जिसमें मास ज्यादा है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मटेरियल भी सेम है, टेंपरेचर का डिफरेंस भी सेम है, तो तय हो गया कि जिसका जितना मास ज्यादा उसको देनी पड़ेगी हीट उतनी ज्यादा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाइए, इक्वल का साइन लगाइए and you put a sign as S, and this S is called as specific heat capacity. Specific वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो फिलहाल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दे रहा हूं ताकि आप ये फॉर्मूला याद कर पाएं। इफ यू लर्न दिस फॉर्मूला तो फिर तय हो जाएगा कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, Q जो है वो बेटा हमारे लिए हीट है, और हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो, अल्टीमेटली है तो वो एनर्जी ही। तो एनर्जी की डायमेंशन हमें आती है जो वर्क की होती है, mL/T-2। तो अब आ जाइए इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लेकर क्या फॉर्मूला बनाया जाएगा। तो हम लिखेंगे Q/m∆T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बच्चों, और फिर आप डायमेंशन लिखने पर उतारू हो जाइए। तो आप हीट की डायमेंशन लिख रहे होंगे mL/T-2। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि हीट हो चाहे कोई भी हो, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन तो यही होता है। और नीचे मास लिखा हुआ है तो मास की डायमेंशन आप m लिख देंगे बच्चों, और ये लिखा हुआ है चेंज इन टेंपरेचर। चेंज इन टेंपरेचर का मतलब ये हुआ कि कुछ T हायर माइनस कुछ T लोअर। बेसिकली ये भी हमारे लिए टेंपरेचर ही है और ये भी हमारे लिए टेंपरेचर ही है। तो आपको एक बात तो दिख रही होगी कि टेंपरेचर में से टेंपरेचर को माइनस किया जा रहा है, और बहुत लॉजिकल भी है। आम में से आम को घटाओगे, आम में से अमरूद नहीं घट जाएगा। टेंपरेचर में से टेंपरेचर को माइनस करो, टेंपरेचर बढ़ेगा। आपके पास 10 आम थे, 8 आप खा गए, बचे कितने, 2 आम बचे। यूनिट इज इंपॉर्टेंट। सेम यूनिट में से सेम यूनिट को घटाओगे तो सेम यूनिट बचेगी। इसलिए जो टेंपरेचर की डायमेंशन है वही टेंपरेचर चेंज की डायमेंशन है। तो बेसिकली इसको केल्विन में लिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। डिग्री सेल्सियस में तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो अल्टीमेटली थीटा निकल के आने वाला है। क्लियर है मेरी बात? तो हमने लिख लिया इसको थीटा। आप देखें m से m कैंसिल हो जाएगा। हालांकि इसे कैंसिल करके लिखना उतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन लिख तो सकते हैं। पावर 1 - 1 0 हो गई, उसके बाद L2 हो गया, T-2 हो गया, तो लॉजिकली थीटा की पावर -1 हो गई। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। कई बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड से आए हैं आईएससी में, वो बच्चे इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को 10th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ के आए हैं, और 10th स्टैंडर्ड में सिंबल C इस्तेमाल किया करते थे। 11th में आ जाएंगे तो हम सिंबल S इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो S लिखा होगा, घबराने की जरूरत नहीं। वही चीजें जो आपने 11th में पढ़ रखी है। आइए भाई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या समझना, जब आप किसी मटेरियल को हीट देते हैं तो दो बात होती है, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है, और इवेंचुअली क्या होता है कि वो एक स्टेट पे आता है जहां उसका स्टेट चेंज होने लग जाता है। मतलब जैसे आपके पास सॉलिड है, आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, एंड यू गिव हीट टू इट, वो गर्म होने लग जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा -10 से -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0।
0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वाटर अपना स्टेट चेंज करता है, आइस से लिक्विड, लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होता है। अब जब आप फर्दर उसको हीट देंगे तो वो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाएगी, उस हीट से मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूट रहे होंगे और उन मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के टूटने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, और ये कन्वर्ट होने तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक जमाने में जब स्टेट चेंज होता था और टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता था, थर्मोमीटर से नापा जाता था, तो अच्छे लोग ये समझते थे कि यार हीट कहाँ जा रही है, इस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने के काम में तो नहीं आ रही है। तो ये बोल दिया गया कि जो छुपी हुई हीट है जो हम दे रहे हैं और वो काम नहीं आ रही है, वो एक्चुअली स्टेट चेंज कराने के काम में आ रही है। इस बात को डिकोड किया गया और कहा गया कि ये छुपी हुई हीट, लेटेंट का मतलब छुपा हुआ है, हिडन है। हिडन लिख रहा है, शायद ऐसा लगेगा मैंने हिडन लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअली हिडन है, छुपी हुई हीट। ये स्टेट चेंज कराने के काम आ रही है, इसमें टेम्परेचर चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लीजिए कि आपको कुछ हीट देनी है स्टेट चेंज कराने के लिए, तो जितना ज्यादा आप मटेरियल का मास ले लेंगे, 1 किलो पानी लो, 2 किलो पानी लो, 10 किलो पानी लो, 100 किलो पानी लो, और सबको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट। लेकिन अब मास को, अब वाटर को बदल दो, कॉपर ले लो, अलग अमाउंट चाहिए, आयरन को ले लो, अलग अमाउंट चाहिए। तो लॉजिकली जो लेटेंट हीट है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो कॉमन सेंस में मटेरियल वाला फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। एंड दिस L इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। दिमाग में रहेगा ये, आई होप रहेगा। अब L का फॉर्मूला बनाइए तो ये है Q बाई M। Q का मतलब क्या था, वही अपनी पुरानी अच्छी हीट, और हीट का मतलब क्या था हम जानते हैं, चाहे हीट हो चाहे लाइट हो, है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही, तो ये अल्टीमेटली एनर्जी ही। अब क्योंकि हीट एनर्जी ही है तो कोई परेशानी नहीं। डायमेंशन लिखें अगर हीट की तो वी विल बी राइटिंग इट एज mL2T-2, और हम नीचे लिख रहे होंगे मास की जगह पे सिंपली मास, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल बी राइटिंग एज m0L2T-2। ये है हमारे स्पेसिफिक लेटेंट हीट की डायमेंशन। क्लियर है, समझ आए? आगे बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। लॉजिकली पोटेंशियल का डिफरेंस की वही डायमेंशन होगी जो पोटेंशियल की डायमेंशन है, क्योंकि आम में से आम घटाओगे तो आम ही बचेगा, तो कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो पोटेंशियल की चर्चा करते हैं। 11th क्लास में हम आ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में इस पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता था कि ये वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। अगर नहीं याद है तो इस तरह याद कर लो कि आप लोगों को सिखाया गया था कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इंफिनिटी पर कोई चार्ज है, उसको यहाँ से घुमाते घुमाते किसी A पॉइंट पर ले आए, और ये सेपरेशन कुछ R है, और यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ WA वर्क डन करना पड़ा। Q चार्ज को लाने में WA वर्क डन करना पड़ा, 1 कूलम को लाते तो WA बाई Q0 वर्क डन करना पड़ता, और यही चीज कहलाती है पोटेंशियल एट पॉइंट A। यानी पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a certain point in the electric field is called as potential at that point। ठीक, कुछ खास नहीं। अब चार्ज की बातें अगर हम लोग कर लें तो चार्ज की डायमेंशंस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चार्ज की डायमेंशन तो पता नहीं अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टॉक अबाउट करंट। तो हमने 10th क्लास में करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला हम क्या पढ़ लेंगे बेटे, करंट इनटू टाइम। अब मैं अगर डायमेंशन लिखने लग जाऊं तो करंट की डायमेंशन एम्पियर A लिख देंगे और टाइम की डायमेंशन T लिख देंगे। तो चार्ज की डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज kT। जहां-जहां आप इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आ जाएंगे, वहां-वहां चार्ज फंस जाएगा और उसे लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आपको चार्ज पता होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डायमेंशन में ऊपर बेटा वर्क आ रहा है, तो वर्क का मतलब होता है mL2T-2, और उसके बाद नीचे चार्ज आ रहा है, और चार्ज को तो मैंने अभी आपको निकाल कर दिखा दिया, दैट इज नथिंग बट A into T। अब आप देखें A ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो जब A ऊपर जाएगा तो बेटा मेरे हिसाब से बन जाएगा A की पावर -1, -1, क्योंकि ऊपर जाएगा अभी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 बनेगा तो उससे जोड़कर -3 बन जाएगा। ऊपर -2 पहले से ही था, नया -1 जा रहा है तो -3 बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इससे R सेपरेशन पे
एक और पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट। इस विशेष चार्ज पर कुछ फोर्स लगी E, F लगी फोर्स, और जो फोर्स लगी इस फोर्स को देखो तो ये फोर्स किस चार्ज पर लगी, तो तुम कहोगे कि सर Q नॉट पर लगी। अगर मैं इस चार्ज को बदल देता, अमाउंट बदल देता चार्ज का, तो बचपन से हम जानते हैं जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना कम चार्ज आएगा उतनी कम फोर्स लगेगी। तो Q नॉट चार्ज यहां पर रखा था तो F फोर्स लगी, 1 कूलम चार्ज रखते तो F बाय Q नॉट फोर्स लगती। इस टर्म को हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम नाम दिया करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड वी हैव गॉट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज दिस, F बाय Q। अभी आपको चार्ज की डायमेंशन सिखाई गई और फोर्स की डायमेंशन आप बचपन से जानते हैं, दैट इज mLt-2, और चार्ज की डायमेंशन बेटे आ गई है A into T। आप देखें कि ये बना m, L तो ऐसे ही है, A ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और T की पावर 1 है तो लॉजिकली ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 पहले से था, एक और माइनस आएगा तो यू विल गेट इट एज इट -3। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायमेंशन है, ये सारे टर्म्स आपको फैसिनेट करते हैं, लेकिन सुने का सीन, मान लीजिए कि कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, या वैल्यू है B। यहां पर कुछ करंट जा रहा है I, एंड दिस इज द सेगमेंट जो L लेंथ का है, और ये L लेंथ हमारे फील्ड के अंदर है। इस वजह से इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो जो वायर पर फोर्स लगता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। वैसे तो फॉर्मूला ILB sin थीटा होता है, लेकिन sin थीटा का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा 10th क्लास में हम मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में, सीबीएसई में हो चाहे आईसीएसई में हो, हम पढ़कर आए कि F = ILB sin थीटा। ध्यान रखिएगा, हम ये मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। तो अब यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ही लिखने लग जाएं तो यू विल बी राइटिंग इट एज F by I into L। बस कुछ खास नहीं है। अब इनके डायमेंशंस लिखिए, mLt-2, नीचे बेटा करंट लिख दीजिए, करंट लिखेंगे आप एम्पियर इनटू टाइम क्योंकि Q = IT, और लेंथ को आप लेंथ ही लिख दीजिए, आपको पता चला लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, एंड यू विल बी राइटिंग इट एज m1L0, ठीक। उसके बाद t की पावर -3 और a की पावर -1। ये कैसे कर दिया सर आपने, a ऊपर जाएगा -1 बचेगा, t ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 पहले से मौजूद है तो -3 बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बातें कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है, गौर से देखो बच्चों। रेजिस्टेंस जो है, उस रेजिस्टेंस का मतलब है, ओम्स लॉ याद करो तो तुम कहोगे V/I। क्लियर है क्या, V/I। अच्छा लगा। और करंट का तो सिंपल एम्पियर है, और वोल्टेज की तो हम चोरी कर सकते हैं, अभी पोटेंशियल की लिखकर आए हैं। ये देखो पोटेंशियल की डायमेंशन लिखी कि नहीं लिखी, तुरंत यहां से चोरी करो। कैसे, mL2T-3 A-1। बस आओ देखो लिखी, वोल्टेज की डायमेंशन mL2T-3 A-1, और फिर करंट की डायमेंशन को देखेंगे तो A लिख देंगे, A ऊपर जाएगा तो आपके लिए बन गया mL2T-3 A-2। ये बन गया रेजिस्टेंस की डायमेंशन। फिर से लिख लो एक बार, तो पोटेंशियल है mL2T-3 A-1, और आप आ जाइए रेजिस्टेंस में mL2T-3 A-1 लिख लिए, काम खत्म। और अगर अभी भी किसी को इसमें प्रॉब्लम है कि सर हमें याद ना हो तो क्या करें, तो कुछ नहीं, पोटेंशियल के फॉर्मूले को दोबारा लिख लो, और दोबारा लिखोगे तो ये बनेगा mL2T-2 डिवाइडेड बाई, चार्ज के लिए लिखोगे आप A टाइम्स T, और करंट के लिए लिखोगे एम्पियर ओनली। अब काम खत्म, इसको लिख लीजिए, ये पहुंच गए, पहुंचे। कंडक्टेंस इज अ क्वांटिटी व्हिच इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस की जो डायमेंशंस बनेगी वो इस रेजिस्टेंस से जस्ट उल्टी बनेगी, यानी 1/, करके लिखे। 1/, करके लिखने का मतलब ये हुआ कि जो पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, और जो माइनस में पावर है वो प्लस में हो जाएंगी, एंड दिस इज नथिंग बट योर कंडक्टेंस। ठीक है, आ जाइए आगे। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बचपन में पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, वो ρL/A हुआ करता है। तो रो क्या होता है, रो की जगह लिख सकते हैं RA/L, और ये जो रो है इसी को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर आप पिछली स्लाइड से रेजिस्टेंस को चोरी कर लें, दैट इज mL2T-3 A-2,
तो आप यहां से काम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन चोरी करिए, दैट इज ml2 t-3 a-2, और उसके बाद एरिया की लिखिए L2 डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा आपके लिए L लिखा हुआ है, काट डालिए, काम खत्म। और आपके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो डायमेंशंस हैं वो आ गई ml3 t-3 a-2, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ गई। क्लियर है मेरी बात? ml3 t-2 और a-2। आइए कंडक्टिविटी की बात करें। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट सिग्मा विच इज 1 बाय रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग नाम दिया करते हैं कंडक्टिविटी। तो लॉजिकली या डायमेंशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाएगा कि जितनी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन थी उसको उल्टा करके लिख दो, 1 अपॉन करके लिख दो। 1 अपॉन करने का मतलब जो पावर पॉजिटिव उनको नेगेटिव बना दो और जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव बना दो। तो रेजिस्टिविटी को पीछे देख लीजिए, दैट इज ml3 t-3 a-2। तो फिर क्या करें, सिग्मा की डायमेंशंस बन जाएंगी ml3 t-3 a-2। जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए, एंड यू गॉट कंडक्टिविटी एज वेल। और आपके पास ये भी आ गया। अगला एक टर्म है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? सुनो, मान लो एक कंडक्टर है तुम्हारे पास, तुम कहीं से बैटरी से एक्सेट्रा से कुछ भी कनेक्ट करके कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज दे रहे हो, चार्ज लेता जा रहा है, चार्ज लेता जा रहा है। जितना ज्यादा चार्ज आप क्रिएट कर दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और जब पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा तो मजा आ जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा सराउंडिंग्स में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर्टेन वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाने पर सराउंडिंग के एरिया में जो एयर है, जो गैसेस हैं, वो कंडक्टिंग हो जाती है। कंडक्टिंग होने का मतलब कि गैस में करंट पास होने लग जाता है, तो चार्ज सारा का सारा लीक हो जाएगा। तो जब एयर ही कंडक्टिंग हो जाएगी, चार्ज ही लीक हो जाएगा, तो हमारे कंडक्टर पे चार्ज देने का फायदा क्या? चार्ज वो कंडक्टर ज्यादा होल्ड कर सकता है जिस कंडक्टर को चार्ज भी ज्यादा दिया जाए पर उसका पोटेंशियल भी कम से कम बढ़े, ज्यादा ना बढ़े। और जितना कम पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगी, तो एयर कंडक्टिंग नहीं हो पाएगी, तो ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा। इसलिए कैपेसिटेंस को हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। इन capacitance, which is r small c, is defined as charge given to a conductor divided by potential it gained। जितना भी इसने पोटेंशियल गेन किया उसे डिवाइड मार दिया, ताकि ये पता चला कि जितना कम पोटेंशियल गेन किया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस है, जितना ज्यादा चार्ज ले लिया सेम पोटेंशियल के लिए उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस। अच्छा सा क्या किया जाए? कुछ खास ना करो, बस इतना देखो कि ये Q ही है और पोटेंशियल जो होता है वो तो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो अपॉन वाला चार्ज ऊपर चला जाएगा, देन यू गेट इट एज q² बाय वर्क डन। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन जो है वो ऐसे हो जाएंगी, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज की डायमेंशन a * t एम्पियर * सेकंड, उसका स्क्वायर लगा दीजिए, और नीचे आप वर्क डन लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट ml2 t-2। आपको अच्छा लगा? आप इन सबको ऊपर लेके चले जाइए, पहले खोल लीजिए। चलिए आप लिखेंगे a² t², और नीचे आएंगे तो लिखेंगे ml2 t-2। आप सब कुछ ऊपर लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये है m-1 l-2, t ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 और +2 मिलकर t की पावर 4 बन जाएंगे और a की पावर 2 आ जाएगा, और ये है आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूल भले ही ये 12th में आता है लेकिन डायमेंशंस में पूछा जाता है, आपको मगअप करना होता है। मगअप करने से अच्छा है कि आप पूरा पढ़िए, तो आपको अगर एक बार फॉर्मूला भी याद रह गया तो आप एनी हाउ मैनेज करके इसे कर ले जाएंगे और डायमेंशन सही सही निकाल लेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इसमें। 2-4 डायमेंशंस और हैं जिनमें डिस्कशन का हिस्सा बच गया है, थोड़ी बहुत डायमेंशंस में आपको और बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम उन 4-5 बची हुई डायमेंशंस के अलावा जो मेजर कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत खतरनाक चीज है और वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगेंगे। बहुत सारी क्वांटिटीज जो इक्वेशन में छुपी रह जाती हैं, जिनके नेचर के बारे में हमें पता नहीं होता, ये उनके बारे में हमें बताएगी। करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, कोई फार्मूला जो लिखकर आपको दे दिया गया, जैसे टाइम पीरियड का फार्मूला आपको लिख दिया जाए 2π√g/L, और या फिर आपको लिख के दे दिया जाए 2π√L/g,
ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए लिख के दिए। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला पता नहीं है और कहा जाए कौन सा सही है, तो जब तक जानकारी नहीं होगी आप बता नहीं पाओगे। लेकिन डायमेंशंस का वो मेथड है, डायमेंशनल एनालिसिस में वो मेथड है जहां पर आप ये बता पाएंगे कि इनमें से ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही है। करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला आप चेक कर पाएंगे, फॉर्मूला सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग ये दो बातें करेंगे और इनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस सेशन को ठीक से देखोगे और मेथड मेरा वाला यूज करोगे कि पहले क्वांटिटीज को जाने, डेफिनेशन सीखें, फार्मूला सीखें, फिर डायमेंशन निकालें, तो डायमेंशंस में कभी धोखा नहीं खाओगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, काम की बातें आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू और बस थैंक यू। मिलते रहिए, पूरा साल का कोर्स पढ़ाएंगे आरटी एकेडमी पे। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब तो जरूर करो। और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो आरटी एकेडमी की खुशियां बांटिए, सबको शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, रिलेटिव्स को शेयर करिए, स्कूल मेट्स को शेयर करिए, अपने कोचिंग मेट्स को शेयर करिए और खूब इसे फैलाइए। और बहुत पूरे साल पढ़ाएंगे, इतनी खूबसूरती से पढ़ाएंगे, कोई चीज टफ लगने ही नहीं देंगे, मजा आ जाएगी, बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नाम इंद्रजीत सिंह है, भूलना मत। बहुत सारे फिजिक्स पढ़ाएंगे, पढ़ते रहिए।